नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 23 अक्टूबर 2023 एंड यस, वेरी हैप्पी नवरात्रि। आई होप दैट आप लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम रहे हैं ऑफ कोर्स, बट घूमने के साथ साथ पढ़ाई भी अपना कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स का एनालिसिस। आज का प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं शुभदीप आप सबके सामने। और चलिए सबसे पहला जो यहाँ पे न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये आपके ज्योग्राफी सेक्शन से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछिए क्यों? क्योंकि लद्दाख, आपको तो पता है लद्दाख कहाँ है। जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला जो यूनियन टेरिटरी है ना, वही है लद्दाख हमारा, है ना। और वहाँ पर कोरल्स रीफ्स के फॉसिल मिले हैं ना। कैन यू इमेजिन? कोरल्स के बारे में शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमारे क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है दैट यस, कोरल्स किस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है? मरीन ऑर्गेनिज्म ना। ये मरीन ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स लद्दाख में कैसे मिल सकते हैं भाई? समझ लो बात, समझने की कोशिश करना। तो ये जो बेसिकली जियोलॉजिकल पास्ट में ऐसा बोला जा रहा है दैट ये जो रीजन है ना लद्दाख का, जहाँ से कोरल्स मिले हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पर शायद पहले प्रीवियसली सी एग्जिस्ट कर रहा था। और जी हाँ, आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा टेथिस सी के बारे में, राइट? हम लोगों ने क्या पढ़ा है दैट हमारा एक यूरेशियन लैंड मास था। यूरेशियन लैंड मास से हमारा जो पेनिनसुलर इंडियन लैंड मास है वो इवेंचुअली मूव करके यूरेशियन लैंड मास से टकराया। तो पहले यही वाला ना पोर्शन टकराया होगा पहले, जो कि अभी प्रेजेंट डे लद्दाख या फिर कश्मीर वाला रीजन है। और वहीं पर तो एविडेंसेस मिले हमारे कोरल फॉसिल फ्यूल्स के। मतलब पास्ट में जो ये इवेंट जो कि अनुमान लगाया जा रहा था ना, होता है दैट वो एक्चुअली में हुआ भी होगा। और वो चीज़ प्रेजेंट जो डिस्कवरी हुआ है कोरल रीफ फॉसिल्स का, इसने कहीं ना कहीं प्रूफ कर दिया ये चीज़। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है दैट भले ही अभी जो डिस्कवरी हुआ है फॉसिल फ्यूल रीफ्स का ऑफ कोर्स लद्दाख में, जो कि अभी एट प्रेजेंट एक हाई ऑल्टीट्यूडनल कोल्ड डेजर्ट के नाम से, मतलब ऑफ कोर्स हम लोग बोलते हैं ना कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पर, राइट? तो वहाँ वो शायद जियोलॉजिकल पास्ट में कभी ना कभी वास्ट एक ओशन के अंदर सबमर्ज था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेथिस सी के नाम देते हैं, राइट? और ये जो फाइंडिंग है कहीं ना कहीं ऑफर भी करता है इनसाइट्स इनटू द लद्दाख का जियोलॉजिकल हिस्ट्री, दैट पास्ट में टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वहां पर क्या इंपैक्ट थी और वहां पर इवेंचुअली क्लाइमेट चेंजेस कैसे हुए होंगे, राइट? सो कोरल रीफ्स नहीं तो अदरवाइज ऐसे इस रीजन में कोरल रीफ्स मिलता क्या? क्योंकि कोरल रीफ्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ दैट ये एक अंडर वाटर इकोसिस्टम है, जो क्या ऑफ कोर्स सबमर्ज्ड ओशंस में ही हमें देखने को मिलता है, जो क्या मरीन के इकोलॉजी के लिए वाइटल होता है। बट एवेंचुअली, और क्यों वाइटल होता है ये आपको पता है? 0.1% ऑफ मरीन एरिया में 25% जो है ना मरीन स्पीशीज हमको इस कोरल्स के आजू बाजू मिलता है। इसीलिए कोरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे आईएनएस इम्फॉल के बारे में। इंडिया का 3rd इंजीनियर्स स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, जो कि प्रोजेक्ट 15B के अंडर काम कर रहा था, वो फाइनली डिलीवर कर दिया जा चुका है इंडियन नेवी को। और ये है आईएनएस इम्फॉल। आईएनएस इम्फॉल एक इंडिजिनस हमारे देश में बनाया हुआ डिस्ट्रॉयर है ना। सवाल होता है ये डिस्ट्रॉयर होता क्या है? देखो, बहुत सारे बेसिकली वॉरशिप्स होते हैं, ये काइंड ऑफ वॉरशिप्स ही है। क्योंकि अगर ओवरऑल टाइप ऑफ वॉरशिप देख लोगे ना इंडियन नेवी के पास, वो एक है एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, सुना होगा, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। उससे छोटा आता है डिस्ट्रॉयर, उससे छोटा आता है फ्रिगेट, सबसे छोटा आता है सबमरीन्स, राइट? तो ये ऑफ कोर्स मतलब ये जो है डिस्ट्रॉयर, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना आईएनएस इम्फॉल, ये डिस्ट्रॉयर है, ये वाला डिस्ट्रॉयर है। और ये एक ऐसा डिस्ट्रॉयर है जो कि फर्स्ट वॉरशिप है विद अकोमोडेशन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स एंड सेलर्स। और कहा जा रहा है 312 क्रू को ये ट्रैवल कर सकता है। इट हैज़ रफली अराउंड इतना नॉटिकल माइन रेंज। इसमें आर्म्ड है ब्रह्मोस मिसाइल, जी हाँ, इसमें ब्रह्मोस मिसाइल आपको देखने को मिलेगा, बराक 8 मिसाइल, एंटी सबमरीन वेपन्स, ये सब देखने में को मिलेंगे। एंड ये जो क्लास है डिस्ट्रॉयर का, इट इज़ मोर वर्सेटाइल देन द प्रीवियस वन एंड इट इज़ मोर कैपेबल ऑफ वेरियस मैरीटाइम मिशन, जो क्या मरीन रीजन में कैरी आउट हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉश एक्ट के अंडर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के बारे में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इंस्ट्रक्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट को दैट हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरीज में अपॉइंट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, दैट इज पॉश एक्ट। और इसके तहत बोला क्या गया है? इसके तहत यही बोला गया है दैट देखो, अगर आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहे हो हर एक एवरी डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको करना पड़ेगा ये विद इन
अपकमिंग 4 वीक्स, है ना। और इसलिए हर एक स्टेट के प्रिंसिपल जो सेक्रेटरीज है ना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आते हैं, उनको इंश्योर करना पड़ेगा दैट ये अपॉइंटमेंट हो जाए। और ईच अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे, दे विल कंस्टिट्यूट लोकल कंप्लेंट कमिटी, जो क्या रिसीव करेगा कंप्लेंट्स फ्रॉम वुमेन जो क्या एम्प्लॉयड है इन स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट विद इन लेस देन 10 workers or cases in which the assailant of employs himself। मतलब बेसिकली देखो, अगर सिंपली जो बात है ना, हम लोग देखो, हम लोग फोकस मेनली करेंगे ये जो एक्ट है, पॉश एक्ट के बारे में, क्योंकि देखो ये जो डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, है ना, यहाँ पे एक लोकल कंप्लेंट कमेटी भी हो गया जो क्या रिसीव करेंगे कंप्लेंट्स फ्रॉम वुमेन। जो देखो बहुत समय क्या होता है ना, दैट बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती हैं जहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयर्स काम करते हैं, बट वहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं ना, वो इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट्स करते हैं, जिससे क्या इनको बोला जाता है, देखो अगर आप मुझे सेक्सुअल फेवर्स दोगे तो मैं आपको अपर हायरार्कीज ऑफ वर्क प्लेस में आपको अपॉइंट करवा दूंगा, राइट। तो इसीलिए ये पॉश एक्ट आया था। पॉश एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 को ये आया था। अगर डिफाइन किया जाए सेक्सुअल हरासमेंट को, ये इंक्लूड करता है वो सब सारे वेलकम एक्ट जिसमें फिजिकल एक्ट भी होती है, वर्बल एक्ट्स भी होती है, बहुत समय नॉन वर्बल एक्ट्स भी होती हैं जिसमें रिक्वेस्ट किया जाता है फीमेल वर्कर्स से सेक्सुअल फेवर्स, और उनको बेसिकली अल्टीमेटली कुछ फ़ायदे दिए जाते हैं, राइट। नाउ ये एक्ट जो है कहीं ना कहीं जितने सारे वर्क प्लेसेस हैं उसमें एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ना, उनके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन सेट करते हैं एम्प्लॉयर के ऊपर, दैट आपको प्रिवेंट और प्रोहिबिट करना पड़ेगा सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। नाउ कौन कौन ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है सेक्सुअल हरासमेंट को? अगर बात करें तो देखो बहुत समय क्या होता है, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई भी एम्प्लॉयर को, यूजुअली फीमेल एम्प्लॉयर्स को, आई मीन एम्प्लॉई को, माफ़ कीजिएगा, राइट। बहुत समय ऐसे एम्प्लॉयमेंट में डेट्रीमेंट ट्रीटमेंट किया जाएगा, मतलब डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन द सेंस दैट आप अगर मुझे ये फेवर नहीं दोगे तो मैं आपको हायर हायरार्की में नहीं भेजूंगा, राइट। बहुत समय थ्रेट प्रोवाइड किए जाता है अबाउट द प्रेजेंट फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, दैट फ्यूचर में आपका एम्प्लॉयमेंट में नुकसान होगा, है ना। बहुत समय इंटरफेरेंस किया जाता है विद द वर्क और क्रिएटिंग एन इंटीमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट की जाती है जो क्या अगेन अफेक्ट करती है हेल्थ और सेफ्टी को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में। न्यूज़ था क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने फाइनली अप्रूव कर दिया था ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का फेज 2, राइट, जिसमें रफली अराउंड 13 गीगावाट का रिन्यूएबल प्रोजेक्ट ऑन लद्दाख सेटअप होने वाला है। तो सबसे तो पहले समझते हैं ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है क्या भाई। देखो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को ही आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली में ये है क्या जो कि इंडिया में बात की जा रही है। ये एक इनिशिएटिव है जिसका एम पता है क्या है, जिसका एम है टू इंटीग्रेट एंड इवैक्यूएट रिन्यूएबल एनर्जी इनटू द इंडियाज पावर ग्रिड। अभी का जो इंडिया का पावर ग्रिड है ना, ज़्यादातर किस सेक्टर से इंक्लूडेड है पता है? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसमें ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ही आते हैं। बट अभी क्या किया जा रहा है, इन पावर ग्रिड जो भी हमारे देश में सिचुएटेड है उनको रिन्यूएबल सेक्टर से इंटीग्रेट कर दिया जा रहा है, जिससे अल्टीमेटली हमारा देश का एनर्जी सिक्योरिटी तो इन्हांस हो ही, बट साथ ही साथ हम जो ग्रोथ करें ना वो सस्टेनेबल इन नेचर हो। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड्स अगर देख लीजिएगा उनका भी ग्रोथ है, वो लोग भी डेवलप्ड कंट्रीज है, राइट, बट देयर डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी इज नॉट सस्टेनेबल इन नेचर, दैट इज अनसस्टेनेबल, क्योंकि वो लोग जो है वो लोग ज़्यादातर कार्बन को बहुत ज़्यादा एमिट करके ही वो लोग डेवलप बने। बट हमारी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए वो दैट शुड बी सस्टेनेबल इन नेचर। इसीलिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात की जा रही है। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज POWERGRID, पावर ग्रिड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव मेनली यही है दैट जितने भी कन्वेंशनल पावर सोर्सेज है उसको सिंक्रोनाइज किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आता है? एक विंड आता है, एक सोलर आता है, जिससे हम लोग जो इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारा एम भी है ना 2030 तक 500 गीगावाट, ये किसका एम है बताओ तो? हमारे जो देश में पंचामृत जो गोल्स है ना उसका एम है ये, ठीक है। तो जी हाँ, इससे क्या हो जाएगा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से ये भी चीज़ अचीव किया जाएगा, और साथ ही साथ लार्ज स्केल रिन्यूएबल पावर में भी हम लोग रफली अराउंड 20,000 मेगावाट को इंटीग्रेट हम लोग आराम से कर सकते हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक डिजीज़ जो क्या काफ़ी एक रेयर डिजीज़ है, इसका नाम है नीमन पिक डिजीज़।
एक्चुअली कुछ चिल्ड्रंस के पेरेंट्स को, आई मीन चिल्ड्रंस को हुआ था, तो उनके पेरेंट्स ने गवर्नमेंट से ये गुहार लगाई है दैट प्लीज़ आप नीमन पिग डिजीज़ को नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि अगर इसको इंक्लूड करने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। पता है फ़ायदा क्या क्या है? उसका फ़ायदा है दैट सरकार के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है ना। सवाल होता है पहले हम लोग इस रेयर डिजीज़ में क्यों इंक्लूड करने की बात की जा रही है। देखो रेयर डिजीज़ होता क्या है, पहले तो बात तो हमको ये समझना पड़ेगा। रेयर डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो कि बहुत ही कुछ लोगों को ही होता है, ज़्यादा इसको इम्पैक्ट नहीं करता है। जैसे आप बोले मलेरिया, डेंगू, ये सब रेयर डिजीज़ नहीं होता, ये पूरा सबको इम्पैक्ट कर सकता है, समझ रहे हो। बट जैसे नीमन पिग डिजीज़, ये क्या है, ये रेयर डिजीज़ है क्योंकि हर एक लोगों को नहीं होता। जैसे हमारे देश में रफली अराउंड 140 करोड़ पर्सनस है ना, तो उसको हर 140 करोड़ को नहीं होगा, मुश्किल से 2.5 लाख इंडिविजुअल्स को ही सिर्फ होगा। सो दीज आर एब्सोल्युटली कॉल्ड रेयर डिजीज़। और इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें लार्ज लिवर हो जाता है, राइट, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकती है, स्पीच एंड डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं इस रेयर डिजीज़ में, ठीक है। नाउ नेशनल पॉलिसी और रेयर डिजीज़ भी था, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जिसको डिज़ाइन किया गया था जिससे एड्रेस और प्रोवाइड किया जा सके सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल्स जो क्या सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम रेयर एंड अनकॉमन मेडिकल डिजीजेस। और रेयर डिजीज़ को इसलिए भी बोला गया, एक तो कम होता है, मुश्क ऊपर से क्या होता है ना दैट बहुत सारी कंपनीज जो होती है, मेडिकल कंपनीज, फार्मा कंपनीज, इसके ऊपर दवाइयाँ भी नहीं बनाती है क्योंकि उनको पता है ना दैट कम लोगों को सर्व करके क्या फ़ायदा होगा। कम लोगों में अगर 1-2.5 लाख लोगों में हो भी रहा है तो 2.5 लाख लोगों में मुश्किल से शायद 1,000 लोग ही शायद जो अफोर्ड कर पाएंगे वही उसने दवाई खरीदेंगे, तो 1,000 लोगों के लिए दवाई बना के क्या फ़ायदा है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें प्रोवाइड करती है जिससे कि एलिजिबल पेशेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके, जिससे कि जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होती है ना जैसे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपीज़, उसके लिए सरकार, अब देखो सबके पास तो ये पैसे नहीं होते है ना। अब जो अमीर है, अंबानी का अगर किसी का हुआ तो वो लोग तो आराम से पैसे देके ठीक कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट द मिडिल क्लास फैमिली। इंडिया इज़ नॉट अंबानी ना, सारे तो इंडिया अंबानी वाले नहीं है, राइट, ये अरब कंट्री तो नहीं है ना। तो अगेन वही चीज़ बोला जा रहा है दैट फाइनेंशियल सपोर्ट इस आई मीन डिजीज़ में, जो क्या रेयर डिजीज़ होती है उसमें सरकार के द्वारा किया जाता है। और ये एक निमन पिग डिजीज़ भी एक रेयर डिजीज़ ही है। और जी हाँ, इसके लिए हमारे देश में नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज़ भी है जिसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया जिससे क्या मेडिकल एज वेल एज फाइनेंशियल सपोर्ट्स प्रोवाइड किया जा सके वैसे इंडिविजुअल्स को जो क्या इन टाइप के रेयर डिजीज़ से गुजर रहे हैं, ठीक है। आशा करता हूँ दैट यहाँ तक चीज़ें आपके सामने क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।